क्या परिवर्तन उनके दिमाग में हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको व्हाट छोड़ दीजिए। अब कहां से शुरू करेंगे? चेंजेस इन द माइंडसेट ऑफ इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अ डेज। इतना लिखने के बाद यहाँ हल्का सा डैश लगाएंगे और डैश लगाने के बाद अब पुनः वहीं लौट के आ जाइए और यहाँ पैराग्राफ में से आपको कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा। क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहा है? दे आर पैट्रियोटिक, लिखेंगे यहाँ से वाइल दे आर पैट्रियोटिक, यस दे आर पैट्रियोटिक, they are patriotic, they are prepared to join any movement, march waving political flags, join Facebook groups, they are not in the most cases convinced by Indian culture। ये सब काम करेंगे लेकिन इंडियन कल्चर में उनको बिलीव नहीं है, राइट। फिर आप लिखेंगे द एविडेंस ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन, तो आप यहां से जोड़ेंगे दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट नहीं है, एंड दे हैव डिसइंटरेस्ट, किसमें डिसइंटरेस्ट उनको? कल्चर, वैल्यूज न इथिक्स। तो ये आप अपनी ओर से जोड़ देंगे दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे हैव डिसइंटरेस्ट फॉर कल्चर, वैल्यूज एंड इथिक्स। दे से यस, और क्या चेंजेस देख रहे हैं? वे कहते हैं कि व्हाई डू वी लिव इन जॉइंट फैमिली, तो दे से व्हाई डू वी लिव इन जॉइंट फैमिलीज, ये इन्वर्टेड कोमा में है, ऐसे ही लिख देंगे। ऑल्दो दे बिलीव इन गॉड, ये ईश्वर में भरोसा करते हैं, बट नॉट इन द टेम्पल्स एंड द पूजा, यस। तो इतना सब अगर आप लिख देंगे, और क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं, फिर इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे दे आर टर्निंग फ्रॉम ओबीडियंट टू रिबेलियस यंग अडल्ट्स। तो इतना सारा कंटेंट आपको उसके आंसर में लिखना है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इतना। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 12th क्लास का बोर्ड पेपर है जो 2023-24 के लिए है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि इस पेपर को बहुत आसान तरीके से कैसे सॉल्व करें, और इसको सॉल्व जब करेंगे तो यदि आप इस तरीके को अपनाएंगे तो 100% मार्क्स ऑब्टेन की गारंटी है कि आप जो है ये पैटर्न अगर फॉलो करते हैं तो आपके 100% मार्क्स आएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे पूरे तरीके को आप ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। आप जानेंगे कि 2023-24 में पेपर का पैटर्न क्या होगा, और ये 12th क्लास के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए है। तो सारी चीजें हम डिटेल से जानेंगे, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत लेंथी पेपर होता है, इसलिए हम उसका कुछ पार्ट आज सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में हम उसका रेस्ट पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप पेपर को देख लें। ये मॉडल पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ये 2023 एंड 24 के लिए ही उसी पैटर्न पर बना हुआ है, 12th क्लास के लिए है। और हमको क्या देखना है कि टोटल मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 100 है, 100 मार्क्स का है, अर्थात इसमें स्कूल से कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाते। इंटरनल एग्जाम के मार्क्स हाई स्कूल में जो 30 मार्क्स दिए जाते हैं, इंटर में वो नहीं दिए जाते, अर्थात पूरा पेपर 100 मार्क्स का होगा। टोटल टाइमिंग को अगर हम देखें तो टोटल टाइमिंग हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट आपको इसलिए दिए जाएंगे ताकि आप आराम से पूरे पेपर को पढ़ लें और पूरे पेपर को अच्छे से समझ लेंगे, पेपर को अगर करना कैसे है। पॉइंट 2 देख लें, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अर्थात जितने भी क्वेश्चन पेपर में दिए हैं वो सभी आपको करने हैं। उनमें कौन सा क्वेश्चन आपको ऑप्शनल है उसमें क्वेश्चन में ही लिखा होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के सामने नंबर भी, जो नंबर हैं वो भी इसके सामने प्रिंटेड है। सो एवरीथिंग इज क्लियर। अब जरा देख लेते हैं कि पहले सॉल्व करने से पहले हम पूरे पेपर को एक बार समझ लेते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं, दिस इज द सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है, एक पैराग्राफ है जो अनसीन है, लिखा ना रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो एक पैराग्राफ इस प्रकार से है, उसके कितने क्वेश्चन है जरा एक बार देख लेते हैं। पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बी सी एंड डी और ई, ये 5 क्वेश्चन है।
प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर, ए बी के सामने 3-3 मार्क्स हैं, सी और डी में भी 3-3 मार्क्स हैं, और ई में 3 क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर, यानी ये कॉम्प्रिहेंशन पूरे 15 मार्क्स का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मार्क्स, तो इसको बिल्कुल आपको सॉल्व करना चाहिए, इसे छोड़ना नहीं है। इसके बाद सेक्शन बी को देख लें। यहाँ राइटिंग स्किल है, जैसे राइट आर्टिकल है ना, आर्टिकल मीन्स ऐसे। तो एक 10 मार्क्स का है ये, जिनमें 3 विकल्प दिए हैं, डिजिटल इंडिया है, बी में जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आर एक इस प्रकार का है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो 3 है, इन 3 में से कोई एक पर आपको एक आर्टिकल लिखना है जो 10 मार्क्स का है। इसको भी आपको ठीक से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, एक लेटर है जो बिजनेस लेटर है, और एक लेटर एडिटर के लिए है। तो एडिटर के लिए जो लेटर है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि एडिटर को अगर लेटर लिखना हो, दैट इज इनफॉर्मल लेटर, तो कैसे लिखें। सारे मैंने स्टेप्स की डिटेल से चर्चा की है, उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि ऐसे लेटर लिखना आपकी समझ में आ जाए। बिजनेस लेटर पर मैंने यद्यपि कोई वीडियो नहीं बनाया है, यदि आपको लगता है कि ये जरूरी है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल दोनों वैकल्पिक हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन को आपको करना है, तो आई थिंक दिस इज बेस्ट वन, आप इसको कर सकते हैं। इसके आगे भी हम देखें, सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे तो कोई बच्चा जरूर जरूर छोड़ेगा कोई नहीं, सभी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और टोटल 10 मार्क्स का है। तो इस तरीके से ये सेक्शन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में इसको जरूर सॉल्व करेंगे। इसके बाद और आगे देख लेते हैं। तो ये सेक्शन सी, जिसमें पूरा ग्रामर का पोर्शन है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन 6, ये भी ग्रामर के पोर्शन का हिस्सा है। तो ये स्टोरी आज की वीडियो में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से इतना काम हम करेंगे। सेक्शन डी को देख लें, दिस इज अ लिटरेचर पार्ट। लेकिन लिटरेचर पार्ट को आज हम सॉल्व इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है सर, आप इसको करवाइए, तो मैं दूसरे किसी वीडियो में इसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो फिर इस तरीके से हम देखें, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ है। तो इन सबको, जैसे सेंट्रल आइडिया है, तो ये सारी चीज़ें हम दूसरे वीडियो में, यदि आपको लगता है जरूरी है तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज ये सब आपकी लर्निंग सेक्शन है, इसको आप कई बार लर्न करें, और लर्न करके लिख करके भी देखने का अभ्यास करें, तो फिर आप यहाँ से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम केवल ग्रामर सेक्शन को देखेंगे, और पहले क्वेश्चन को जो 15 मार्क्स का है, अनसीन पैसेज, उसको भी देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज है, जो 15 मार्क्स का है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक सलाह आपको दूंगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक ओवरव्यू देख लें, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लें। क्यों, क्वेश्चन को यदि आप पढ़ लेंगे तो अनसीन को पढ़ते समय, यानी कंटेंट को पढ़ते समय आपको दिमाग में बात आ जाएगी कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन को देख लें, व्हाट चेंज इन द माइंड सेट ऑफ इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अ डेज। आजकल के युवाओं के दिमाग में किस प्रकार की मानसिक स्थिति है, जो कैसा उनमें परिवर्तन है, ये हमको देखने को मिलता है। तो क्या क्या परिवर्तन उनके दिमाग में आए हैं, उनको देखेंगे। अभी पैराग्राफ जब हम पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, तो जानेंगे क्या क्या चेंजेस उनके दिमाग में, यूथ के में आए हुए हैं। क्वेश्चन दूसरा भी देख लेते हैं, व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। माता पिता और बच्चों में आपस में किन चीज़ों को लेकर कन्फ्लिक्ट है, किस प्रकार का उनके में मतभेद है। तो इस प्रकार के कंटेंट को भी हम देखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चंस को थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि पैराग्राफ पढ़ते समय उनको हम आराम से टैकल कर पाए। क्वेश्चन सी को देख लीजिए, क्या लिखा है, हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड। भारतीय संस्कृति ने हमारे दृष्टिकोण को कैसे चेंज किया है, तो वो क्या क्या चीज़ है उनको भी हम जानेंगे। व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट्स। हमें क्या क्या काम करना चाहिए जिससे कि हमारे यूथ है वो कल्चरल रूट्स, यानी पुरानी परंपराओं को, पुरानी संस्कृति को पूर्ण रूप से उन्हीं संस्कृति पर वो लौट आए। क्या हमको स्टेप्स लेने चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ई है, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं,
और 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ग्रामेटिकल बेस्ड है। जैसे कि लिखा है इसमें दे रहा है कि वर्ड नंबर 1 को देख रहे हैं, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स agreed, and you can say this is a synonym. Second one is which phrase in the passage means a warning sign. तो एक फ्रेज है यानी इडियम फ्रेजेस, तो ये भी ग्रामेटिकल बेस्ड है। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट, ये अपोजिट वर्ड है। लेकिन ये सारी तीनों क्वेश्चन को ढूंढने कहां से, इसी पैराग्राफ में से हमको उनको ढूंढना है। तो ये तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लिया है। अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चन के आंसर को साथ ही साथ फाइंड आउट करेंगे। द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। भारतीय जो युवा पीढ़ी है उसके दिमाग में जो माइंडसेट में चेंजेस हैं, शिफ्ट इन द माइंडसेट, दिमाग में जो परिवर्तन है वो उनको स्पष्ट दिखाई देते हैं। व्हाइल दे आर पैट्रियोटिक, यद्यपि पैट्रियोटिक तो है, पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्त तो है, तो ऐसे डिफिकल्ट मीनिंगों को आप अंडरलाइन करते लिखेंगे। देशभक्त, पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्त। अब ये सारी मीनिंग अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा समय लग जाएगा और वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो आप इन मीनिंगों को अपने डिक्शनरी से जरूर फाइंड आउट कर लें। प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी मूवमेंट, और ये युवा पीढ़ी किसी भी आंदोलन को ज्वाइन करने के लिए तैयार है, तत्पर है। मार्च वेविंग पॉलिटिकल फ्लैग्स, और वे राजनीतिक दलों के जो झंडे हैं उनको लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ज्वाइन फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। दे आर नॉट इन मोस्ट केसेस कन्विंस्ड बाय इंडियाज कल्चर, लेकिन ये युवा ज्यादातर मामलों में कन्विंस्ड बाय इंडियाज कल्चर, वे भारतीय संस्कृति के प्रति समझ नहीं रखते, भारतीय संस्कृति के प्रति उनमें समझदारी नहीं है। इनफैक्ट दे आस्क क्वेश्चंस, वास्तव में वे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, दैट एविडेंस देयर डिससैटिस्फैक्शन विद एंड डिसइंटरेस्ट इन व्हाट वी कॉल कल्चर, वैल्यूज एंड एथिक्स। और क्वेश्चन किस चीज का, द एविडेंस ऑफ देयर डिससैटिस्फैक्शन, जो उनकी असंतुष्टि है जिससे वो एग्री नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ अभी अब एक मीनिंग आया था एग्री, एग्री का अपोजिट डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा, और एग्री का सिनोनिम अगर वो ढूंढना हो तो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो डिससैटिस्फैक्शन विद एंड डिसइंटरेस्ट, और उनकी अभिरुचि नहीं है, यानी रुचि उनको नहीं है उनमें। इन व्हाट वी कॉल कल्चर, किन में रुचि नहीं है, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं और इथिक्स कहते हैं, इनमें उनकी कोई भी समझ, कोई भी इच्छा, कोई भी संतुष्टि उनको नहीं है। वाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, वो अक्सर पूछते हैं कि हम संयुक्त परिवार में क्यों रहें। आई बिलीव इन गॉड, यद्यप यूथ कहता है कि मैं ईश्वर में तो विश्वास करता हूँ, बट नॉट इन द टेम्पल्स ऑफ द पूजा, और पूजा में और मंदिरों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। वाई कैन माई पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड मी, यूथ कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा समझते क्यों नहीं है। दे आर टर्निंग फ्रॉम द ओबीडियंट टू रिबेलियस यंग अडल्ट, और वे यूथ हैं, वे धीरे धीरे ओबीडियंट से रिबेलियस की ओर होते जा रहे हैं, यानी वे आज्ञाकारी होते थे लेकिन अब वो रिबेलियस हो रहे हैं, यानी विद्रोह की प्रवृत्ति उनमें पैदा हो रही है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, अब जरा पहले क्वेश्चन को दोबारा से देख लें कि व्हाट चेंजेस इन द माइंडसेट ऑफ इंडियन यूथ इज विजिबल नाउअडेज, तो भारतीय युवाओं के दिमाग में किस प्रकार का परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने की तरकीब क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि पूछा क्या जा रहा है, व्हाट चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन उनके दिमाग में हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको व्हाट छोड़ दीजिए। अब कहां से शुरू करेंगे, चेंजेस इन द माइंडसेट ऑफ इंडियन यूथ इज विजिबल नाउअडेज, इतना लिखने के बाद यहाँ हल्का सा डैश लगाएंगे, और डैश लगाने के बाद अब पुनः वहीं लौट के आ जाइए, और यहाँ पैराग्राफ में से आपको कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा। क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहा है, दे आर पैट्रियोटिक, लिखेंगे यहाँ से वाइल दे आर पैट्रियोटिक, यस दे आर पैट्रियोटिक, they are patriotic, they are prepared to join any movement, march waving political flags, join Facebook groups, they are not in the most cases convinced by Indian culture, ये सब काम करेंगे लेकिन इंडियन कल्चर में उनको बिलीव नहीं है। राइट, फिर आप लिखेंगे
द एविडेंस ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन तो आप यहां से जोड़ेंगे दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट नहीं है। एंड दे हैव डिसइंटरेस्ट, किसमें डिसइंटरेस्ट उनको, कल्चर, वैल्यूज न इथिक्स। तो ये आप अपनी ओर से जोड़ देंगे, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे हैव डिसइंटरेस्ट फॉर कल्चर, वैल्यूज एंड इथिक्स। दे से यस, और क्या चेंजेस देख रहे हैं, वे कहते हैं कि व्हाई डू वी लिव इन जॉइंट फैमिली, तो दे से व्हाई डू वी लिव इन जॉइंट फैमिलीज, ये इन्वर्टेड कोमा में है, ऐसे ही लिख देंगे। ऑल्दो दे बिलीव इन गॉड, ये ईश्वर में भरोसा करते हैं, बट नॉट इन द टेम्पल्स एंड द पूजा। यस, तो इतना सब अगर आप लिख देंगे, और क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं, फिर इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे दे आर टर्निंग फ्रॉम ओबीडियंट टू रिबेलियस यंग अडल्ट्स। तो इतना सारा कंटेंट आपको उसके आंसर में लिखना है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इतना सब कंटेंट हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद, जैसा मैंने अभी बताया, लिखने के बाद इतना जोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 तैयार हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन को समझें, उसमें क्या पूछा जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों और उनके माता पिता में किस चीज को लेकर के अंतर्द्वंद है, किस प्रकार का उनमें कन्फ्लिक्ट है। तो किन चीजों को लेकर कन्फ्लिक्ट है, पेरेंट्स दे गिव वैल्यू टू द कल्चर, व्हाइल पेरेंट्स ओल्ड कल्चर्स को वैल्यू देते हैं, कस्टम को वैल्यू देते हैं, लेकिन यंगर जनरेशन है वो कल्चर और वैल्यू को, कल्चर और वैल्यूज और इथिक्स को ज्यादा महत्व तो नहीं देते हैं। एक तो ये उनमें कन्फ्लिक्ट है, और क्या है, वे जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो दे डोंट लाइक टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, कौन नहीं चाहते, द यंगर जनरेशन, व्हाइल पेरेंट्स वांट टू लिव इन जॉइंट फैमिली। तो ये उनमें कन्फ्लिक्ट है। तो आप कैसे लिखेंगे, दे हैव कन्फ्लिक्ट, पहले क्वेश्चन में से लिख देंगे, एक बार जरा दोबारा से देख लें क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आप वाट को छोड़ दीजिए, क्या बचा आपके पास, वाट छोड़ देंगे, इसको पीछे ले जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, अब इसको यहाँ लिख देंगे पीछे एज, ठीक है। उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं वो सब आप उसके बाद जोड़ेंगे। क्या कन्फ्लिक्ट है, द पेरेंट्स लव देयर कल्चर एंड इथिक्स, पेरेंट्स लव कल्चर, values and ethics while younger generation do not. One point. Other point is the parents wants to live in joint family while the children do not want to live in joint family. Parents चाहते हैं, बच्चे नहीं चाहते। This is the reason of conflict. फिर आगे लिखेंगे हम both पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बिलीव इन गॉड, ईश्वर में दोनों लोग विश्वास करते हैं, बच्चे भी और पेरेंट्स भी, बट द चिल्ड्रन डू नॉट बिलीव इन टेम्पल्स एंड पूजास, यस, व्हाइल पेरेंट्स डू, पेरेंट्स में विश्वास करते हैं, यस। सो इस प्रकार से आप देख पाएंगे, पेरेंट्स सेज व्हाट्स रॉन्ग विद द चिल्ड्रन, दे आर गोइंग एस्ट्रे, व्हेन children don't follow ethics, culture, values, don't believe in joint family system, so parents say what's wrong with our children, हमारे बच्चों के साथ क्या गड़बड़ चल रहा है। they are going astray, astray means आवार हो रहे हैं, लापरवाह हो रहे हैं। तो parents says their children are going astray but children knows they are on the right path. So this is the reason of conflict, this is the conflict between पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। इतना कंटेंट आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इससे कम आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 3 की भी चर्चा कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी इक्वल 3 नंबर का ही है, तो इसको भी हमको समझना कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हमें पर्याप्त कंटेंट लिखना पड़ेगा। हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, भारतीय संस्कृति ने हमारे एटीट्यूड को कैसे चेंज कर दिया है, राइट। वही तरीका हमारा रहेगा, हमको सबसे पहले हाउ को हटाना है,
क्वेश्चन को हटा देंगे हाउ। अब क्या बचा, इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड। तो इंडियन कल्चर हैज, ये जो हैज हेल्पिंग वर्ब है इसको कल्चर के बाद लगा देंगे। क्वेश्चन बन जाएगा इंडियन कल्चर हैज अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, उसके बाद एक डैश लगाएंगे और कैसे हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट किया इंडियन कल्चर ने उसको जरा देख लेते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आप देखेंगे, इफ यू आस्क एन एल्डरली इंडियन, यदि आप किसी बुजुर्ग भारतीय से पूछेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो चांसेस आर योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, तो संभावना ये है कि आपके प्रश्न का उत्तर तो दिया जाएगा, लेकिन क्या होगा, बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन, तो वो कहेंगे कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दिस इज द फ्रूट ऑफ द कल्चर, यही हमारी संस्कृति का परिणाम है। क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा जा रहा था कि इस कल्चर ने हमारे एटीट्यूड को कैसे बदला है, तो इस कल्चर ने हमारे एटीट्यूड को बदला है कि एवरीथिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन आवर लाइफ वी क्रेडिट्स टू गॉड, ऑल दोज हैपेंस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उस सब का श्रेय हम ईश्वर को देते हैं। दिस इज द रोल ऑफ कल्चर। तो ये आंसर विल बी, तो आंसर जहां मैंने अभी बताया था उसके बाद डैश लगाएंगे और डैश के बाद लिखेंगे द फ्रूट व्हेन यू आस्क सम, आप कैसे लिखेंगे, व्हेन यू आस्क एन एल्डरली इंडियन हाउ आर यू, राइट, इस तरीके से आप पूछेंगे हाउ आर यू, तब आप क्या कहेंगे, आप लिखेंगे व्हेन यू आस्क एन इंडियन हाउ आर यू देन ही आंसर्स, या आप ऐसे कि जैसे जोड़ देंगे द चांसेस ऑफ योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा, राइट। तो इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन के लिए लिखना पड़ेगा और आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट, युवाओं को संस्कृति की जड़ों तक पुनः पहुंचाना या संस्कृति की तह तक लाने में क्या क्या स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, तो तरीका हमारा वही रहेगा। व्हाट को हटा दीजिए, अब हमारे पास बचा व्हाट शुड बी डन द यूथ टू, अब यहाँ हम अपनी ओर से सब्जेक्ट लगा देंगे वी शुड, वी शुड क्या करें हमको, वी शुड ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसा छोड़िए, आप ऐसा शुरू कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट। इतना लिखने के बाद अब आप एक डैश लगाएंगे और उसके बाद पुनः आंसर पर जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे आंसर को लिखना है। आप देखिए, दिस इज द फ्रूट ऑफ कल्चर, डीप satisfaction despite ups and downs of our daily life. India's value have kept India strong and united despite thousands of years of invasion. आप बच्चों को समझाएंगे पेरेंट्स शुड डू व्हाट एक्चुअली पेरेंट्स शुड डू, पेरेंट्स शुड गिव चिल्ड्रन, पेरेंट्स शुड गिव चिल्ड्रन, क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, पेरेंट्स शुड गिव चिल्ड्रन साइंटिफिक रेशनल प्रोग्रामेटिक रीजंस। यस, किस चीज के लिए भाई, बच्चों को आपको अपने कल्चर में ढलना है, अपने तरीके से लेके आना है, तो आपको एवरीथिंग यू शुड प्रोवाइड देम साइंटिफिक रेशनल प्रोग्रामेटिक रीजंस। किसके बारे में, द वैल्यूज एंड इथिक्स ऑफ सेंचुरीज एगो आर जस्ट एज वैलिड एंड एप्लीकेबल टुडे एज देन। आपको इन्हें समझाना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति शताब्दियों पहले जिस प्रकार से कार्य करती थी वैसे ही आज भी करती है। वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन देम इन डिफरेंटली, ये सारी चीजें हमें डिफरेंट तरीके से उनको समझानी पड़ेगी। और क्या समझाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि इंडियाज वैल्यू हैव केप्ट इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड डिस्पाइट थाउजेंड ईयर्स ऑफ इन्वेजन। उनको ये समझाना पड़ेगा कि हजारों वर्षों से भारत के ऊपर जो आक्रमण होते रहे
उसके बावजूद भी भारतीय संस्कृति हमारी भारतीयता को मजबूती से बनाए रखी है, जोड़े रखी है। ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से और एक कार्यक्रम के तहत उनको रीजन देते हुए समझाना पड़ेगा। उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि शताब्दियों पहले हमारी जो कल्चर की जो वैल्यू थी, जो हमारे नीति थी, वो सभी आज भी बिल्कुल वैसे ही एप्लीकेबल है और वैसे ही वैलिड भी हैं। ये चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको समझानी पड़ेगी, तभी वो बच्चे वापस पुनः अपने कल्चर को समझेंगे और उनके वैल्यू को इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने बहुत अच्छे से इसको समझा है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको किस चीज की जरूरत है, पहले आपको इसे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। जो डिफिकल्ट मीनिंग्स है और इसका अभ्यास आप अभी से करेंगे, जो डिफिकल्ट मीनिंग्स है उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा। क्यों, अगर यदि आप कोई मीनिंग ठीक से नहीं समझेंगे, इसके जिस्ट को नहीं समझ पाएंगे, तो क्वेश्चन को भी प्रोबेबली आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इनको केयरफुली करेंगे। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर ए, बी, क्वेश्चन सी और क्वेश्चन डी को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, यानी हमने 12 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन ई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के हैं और तीनों क्वेश्चन के लिए एक एक मीनिंग, कभी अपोजिट, कभी सिनोनिम, कभी फ्रेज, इस तरीके से पूछा जा रहा है। जैसा कि पहले सेंटेंस पूछा जा रहा है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। आपको समझना है कि इसका मीनिंग हमको पैराग्राफ में से ही ढूंढना है, अलग से दिमाग नहीं लगाना। एग्रीड में सहमत होना, सहमत होना में संतुष्ट हो जाना, एक ही बात होती है। तो संतुष्ट होने की मीनिंग इसमें हमने देख लिया है, क्या लिखा है, सेटिस्फाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेटिस्फाइड। तो आपको लिखना कैसे है, तो फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, इसको हटा दीजिए, आपको हटाना फाइंड। अब क्या रह गया, ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड, और उसके बाद एक डैश लगाएंगे और डैश के बाद लिख देंगे सेटिस्फाइड। योर आंसर इज कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें, विच फ्रेज मीन्स वार्निंग साइन। तो फ्रेज है, अब आपको क्या कर देंगे, विच को हटा दीजिए। अब आपके पास क्या बचा, फ्रेज इन द पैसेज मीन्स अ वार्निंग साइन, और उसके बाद एक लंबा डैश खींचेंगे। और वो वर्ड कौन सा है, तो आपने देखा वो एक वर्ड आया था अलार्मिंग, तो अलार्मिंग इसके सामने लगा देंगे, दैट्स एनफ, और आपका आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, यह पूछा जा रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट। अपोजिट बताना किसका, इलॉजिकल। इलॉजिकल का आपको अपोजिट बताना है। इलॉजिकल का अपोजिट होगा लॉजिकल या रीजनेबल। इसमें एक वर्ड आया है रीजनेबल, राइट। तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर सही से लगा देंगे। तो ये तीनों ही वर्ड हमने अभी यहाँ देख लिए हैं। जैसे लिखा था रेशनल, तो यहाँ आपको लॉजिकल का आंसर देंगे रेशनल, ठीक है ना। और उसका अलार्मिंग वर्ड एक हमने बताया था किसका, वार्निंग साइन है, उसके लिए अलार्मिंग वर्ड आया था, उसको भी अभी यहाँ हमने अंडरलाइन भी किया था। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे। तो मुझे लगता है ये पैसेज जो 15 मार्क्स का है, आप बड़े केयरफुली आराम से आप कर लेंगे और ये आपको आ जाना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अलग से यदि आप चाहेंगे, अभी इस वीडियो में इसको मैं कवर करना चाहूँगा तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इसमें कवर नहीं करूँगा। इनके लिए मैंने सेपरेट भी क्वेश्चन एक वीडियो बनाया है, जैसे मैंने अभी बताया था लेटर टू एडिटर पर मैंने एक क्वेश्चन पूरा वीडियो बनाया है और उसमें अच्छे से समझाया कि कैसे एडिटर के लिए हमको लेटर लिखना है। फिर भी किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, पूछें कि मुझे क्या करना है और आपको मुझसे क्या जानना चाहते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में दिस इज अ ग्रामेटिकल सेक्शन, पूरा ग्रामर बेस्ड सेक्शन है, इसको हम बारी बारी से करते हैं। आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन है, उसके 4 विकल्प दिए, एक आंसर सही होगा। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। तो आप जान रहे होंगे इस चीज क्या है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है।
तो बच्चों आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रतिदिन के हिसाब से याद करें। अभी आपके पास लगभग 2 महीने का समय है, तो कम से कम आपके पास 50 या 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होंगे, तो निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में आपको उनमें से मिल जाएगा। तो एक ऐसी सरकार, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, किसी देश में सरकार ना हो तो वहां क्या होती है, अराजकता होती है। तो वन वर्ड फॉर दैट, दिस इज अनार्की। तो आंसर इज अनार्की। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आप मोनार्की क्या होता है, पैट्रियार्की क्या होता है, मैट्रियार्की क्या होता है, इनके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, राइट। सेकंड यानी बी क्वेश्चन को देख लें। द फ्रेज इंचिंग इंचिंग टुवर्ड मींस, इंचिंग टुवर्ड यानी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना। तो इनमें से एक आंसर होगा, तो दैट इज आई थिंक थर्ड वन, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी हमने कर लिया है। इसके अलावा और ऑप्शंस को भी आप देखेंगे और डिक्शनरी में से उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ अगर कराता हूँ तो काफी टाइम लगेगा, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, सो यू विल नॉट टेक इंटरेस्ट, यू विल गेट बोर, दैट्स व्हाई आई विल डू ओनली व्हाट एक्चुअली नीडेड। क्वेश्चन सी सेज द सिनोनिम ऑफ ऑडेशियस। दिस इज सिनोनिम द वर्ड ऑडेशियस। ऑडेशियस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। ऑडेशियस का मतलब होता है हिम्मत वाला, राइट। क्या होता है, हिम्मत वाला। अब हिम्मत वाले कितने सारे मीनिंग है। एक तो आप देख रहे हैं डेयरिंग, डेयरिंग मीन्स भी हिम्मत होता है। एक होता है एडवेंचर्स, एडवेंचर्स का मतलब होता है मुश्किल कार्यों को करने वाला व्यक्ति, यानी मुश्किल या जोखिम भरे कार्यों को करने की हिम्मत कोई व्यक्ति करता है, दैट इज कॉल्ड एडवेंचर्स। तो हमने देखा यहाँ एक से अधिक मीनिंग है। यस, एक नंबर भी है और नंबर 2 वाला भी है, दोनों ही आंसर है ऑडेशियस के सिनोनिम। तो इसका एक से अधिक है, तो हम ऑप्शन को देखें 4th वाले को, यहाँ बोथ 1 एंड 2 बताया जा रहा है, तो दिस इज द करेक्ट वन। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा, जिसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, दैट इज ऑप्शन 4 बोथ 1 एंड 2। अब क्वेश्चन नंबर डी को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ध्यान रखना है यहाँ पर कौन से सेंटेंस को करेक्ट कहा जा रहा है। इज और आर एक है या एक से अधिक भी हो सकता है, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन सही होगा। ए को देखें, पूछा जा रहा है द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजुअली इंपोर्टेड अब्रॉड। यहाँ अगर हम इंपोर्टेड वर्ड को हटा दें, एक्सपोर्टेड कर दिया जाए, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि किसी चीज का प्रोडक्शन जब ज्यादा होता है तो हम उसको विदेश भेजते ही हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी चीज का विदेशों में यह ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं। अगर वहां पर उतना ही उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग ही अगर प्रोडक्शन होगा तो वो हमको इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये आंसर भी हमारा ग्रामेटिकली रूप से करेक्ट है, किसी प्रकार की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम बी को देखें, यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। आपको निर्धारित शब्दों की सीमा को आगे नहीं जाना है। तो दिस इज अगेन आई थिंक करेक्ट वन, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन सी को देखें, ही इज वेल अक्वाइंटेड टू मी। अक्वाइंटेड परिचित, वो मुझसे अच्छे से परिचित है। इसको भी मैं देखूं तो ग्रामेटिकल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यदि मैं क्वेश्चन डी की बात करूं तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन डी की बात करूं, इधर यू गो और स्टे, यहां सेंटेंस में गलती है, क्योंकि ये कह रहा है कि या तुम या तो जाओ या रुको। इनमें बता रहा है, इनमें जो हमको चॉइसेस ऑप्शन है, इसमें चॉइस है कि तुम या तो रुको या फिर जाओ। तो जो आइदर का यूज यहाँ हुआ है, ये हमको यहाँ करना चाहिए था। अगर यहाँ करेंगे तो सही है, तो यहाँ नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। तो इस प्रकार से दिस इज नॉट करेक्ट वन, ये गलत है। पूछा जा रहा है कि कौन कौन से करेक्ट हैं, तो करेक्ट कितने हुए हमारे, करेक्ट ए बी सी तीनों करेक्ट है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, दैट इज सेकंड वन, ओनली ए बी एंड सी। जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन ई को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ई में पूछा जा रहा है एंटोनिम। ध्यान रखना है एंटोनिम इज अपोजिट वर्ड। तो सेकंड मीनिंग है, सेकंड का मतलब होता है पवित्र, ये हमको पता होना चाहिए।
अब ऑप्शन को बारी बारी से जानते हैं। तो पहले में पूछा जाए प्योर, प्योर का मतलब शुद्ध, शुद्ध मीन्स पवित्र। सेकंड पूछा क्लीन, क्लीन मीन्स साफ, स्वच्छ, ये भी ठीक है। पायस, पायस का मतलब होता है पवित्र। तो सेकंड के तीन मीनिंग है, तीन सिनोनिम हो गए, लेकिन हमको आंसर में बताना है एंटोनिम, यानी जो उनका सिनोनिम ना हो। तो अब इसके सिनोनिम तो हमें तीन मिल गए, है ना, 1, 2 एंड 3। तो फिर एंटोनिम क्या हुआ, नो डाउट फोर्थ वन वुड बी द एंटोनिम, प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब अपवित्र। तो इस तरीके से इसका ई का जो आंसर है, करेक्ट आंसर है दैट इज फोर्थ वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही सिंपल है, यह हमको एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। हमको दिए कितने जा रहे हैं, दो, किसी एक का आंसर लिखना है। बहुत अच्छे, 2 नंबर का सवाल है, आपको दो में से कोई एक करना है। तो मैं दोनों को ही करके बता देता हूं। पहले वाले को अगर हम देखें, आई सेड इन्वर्टेड कोमा डोंट वेस्ट योर टाइम, ये लिखा हुआ है। तो आप जान गए होंगे इम्परेटिव है। अब इम्परेटिव है तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, डू नॉट लिखा हुआ है। एक तरीका है कि हम सेड की जगह पर फॉरवर्ड लगा दें, ठीक है, फॉरवर्ड लिख दें सेड के स्थान पर, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्या लिख देंगे, आई फॉरवर्ड टू वेस्ट, अब योर को बदल देंगे तो थर्ड पर्सन बदल देंगे हिज टाइम, तो आई फॉरवर्ड टू वेस्ट हिज टाइम, एक तरीका तो ये हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर फॉरवर्ड ना लगाएं, ये हम एडवाइस्ड लगा दें, सेड की जगह पर लगा दें एडवाइस्ड, मैंने सलाह दी। अब एडवाइस लगाएंगे तो यहाँ पर हमको टू से पहले नॉट लगाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। तो दूसरा तरीका बनेगा आई एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक है ना, आई एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमको चूंकि एक ही करना है। अब हमको ये दूसरा भी अगर करना हो, दूसरे वाले को हम करना चाहें, रोहित सेड टू अस लेट अस गो फॉर ए पिकनिक, तो इसको भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये भी इम्परेटिव है, और इम्परेटिव में भी कौन सा, लेटस वाला। आपको ध्यान होगा ये लेटस वाला होगा तो सेड टू की जगह पर हम क्या लगा देंगे, प्रपोज्ड लगा देंगे, प्रपोज्ड लगा दीजिए या फिर सजेस्टेड लगा दीजिए, राइट। सजेस्टेड के साथ भी हम लगा सकते हैं और प्रपोज्ड के साथ भी लगा सकते हैं, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, इन दोनों में से किसी एक को हम लगा देंगे कहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब में लगा देंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम लिखेंगे लेटस को हटाएंगे, और लेटस को हटा के उसकी जगह पर लगा देंगे दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लगा देंगे दैट, और लेटस की जगह पर लगाएंगे दे शुड, दे लगा दो या वी लगा दो, ठीक है ना। उसके बाद शुड, ठीक है, और उसके बाद हमको कुछ नहीं, उसको यूं क्यों जोड़ देंगे, तो दैट दे शुड या वी शुड गो फॉर ए पिकनिक। तो इस प्रकार से आप इसका भी आंसर सही से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में हमको दो में से कोई एक करना है, मैंने दोनों करके बता दिए, आप किसी एक को करेंगे, परीक्षा में एक करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप दोनों को करके देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं। बी में पूछा जा रहा है कंबाइन एनी वन, ध्यान से पढ़ना, कोई एक को ही हमें कंबाइन करना है, सिंथेसिस का पार्ट है। सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है सेंटेंस कह रहा है कि आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, जो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। तो ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो आई कैन गिव यू अ ड्रेस, ये सेंटेंस ऐसे का ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां लगा देंगे विच कहां लगा देंगे,
माई और ड्रेस के बीच में, तो आई कैन गिफ्ट यू अ ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड। अब इट को हटा देंगे, इट की कोई जरूरत नहीं है, टू मी। तो आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब हमको सेकंड वाले को भी समझ लेते हैं, क्योंकि पहला वाला तो हमने समझ लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम सेकंड वाले को करना चाहेंगे, वो करना तो एक ही है। तो डू इट, लीव इट, ये करो, इसे छोड़ दो, कंपाउंड बनाना है। तो ध्यान रखिए, यहाँ हमको हमारे पास चॉइस है, या तो इसको हम करें या फिर इसको छोड़ दें। तो कंपाउंड में अल्टरनेटिव वाला जो कंजंक्शन उसका यूज करेंगे, आइदर डू इट और लीव इट। तो यहाँ डू से पहले क्या लगा देंगे, आइदर का प्रयोग करेंगे। तो यहां हम देखेंगे आइदर का प्रयोग करेंगे, तो आइदर डू इट, ठीक है, आइदर डू इट, और इन दोनों के बीच में लगा देंगे और लीव इट। सेंटेंस बनेगा आइदर डू इट और लीव इट, राइट। दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक सेंटेंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, क्वेश्चन सी को देख लेते हैं। सी में पूछा जाए ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो यहाँ आप देखें सिंथेसिस, नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है हमको, एक तो पैसिव बनाने के लिए दिया है हमको, तो मुझे लग रहा है पैसिव बनाना काफी सरल लगेगा आपको। दूसरा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में से कंपैरेटिव डिग्री दिया है। तो पहले हम पैसिव को देख लेते हैं। ही हैज सेव्ड माई लाइफ, पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या कहते हैं, माई लाइफ, राइट, हैज बीन सेव्ड। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इजीली मैंने लिख दिया, आप तो आराम से बना ही सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की, इसको भी बना के देख लेते हैं। हालांकि परीक्षा में आपको सिर्फ एक ही करना, एक पूछा है, हम दोनों यहाँ करके देख लेते हैं अभ्यास के लिए। लेकिन दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस कौन सा, ये आपको सबसे पहले पहचानना है। तो इसमें मोस्ट लगा हुआ है, तो ये सुपरलेटिव का है। बनाना हमको कंपैरेटिव है, यानी आपको बनाना है एस डी से क्या बनाना है, एस डी इंटू सी डी। आपको ये बनाना नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर, आप उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप इस वाले सेक्शन को अच्छे से समझ जाएंगे। तो एस डी से सी डी बनाना है। तो एस डी से सब सी डी बनाते हैं, तो हमारे पास दो शर्तें होती हैं, दो कंडीशन होती हैं, उन दोनों कंडीशन को बारी बारी से समझते हैं, ताकि आप इसको आराम से करना सीख जाएं। कैसे करेंगे देखिए, दो शर्तें क्या होती हैं। एक तो होता है कि इसमें केवल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। एक होता है उससे भी पहले वन ऑफ लगा होता है, वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ केवल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। तो कौन सी कंडीशन का यूज करेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है कि एस डी से सी डी बनाना हो या सी डी से एस डी बनाना हो, तो नाउन का ऑर्डर नहीं बदलता। जब पीडी से अगर हमको सी डी एस डी बनाना होता है, तो नाउन का ऑर्डर बदलता है। नेगेटिव अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव करते हैं, लेकिन वो सारी काम यहाँ नहीं करने हैं। क्या करेंगे, आंसर क्या होगा इसका, दिस इज मोर इफेक्टिव रेमेडी। केवल मोस्ट की जगह पर द मोस्ट को हटा देंगे, इस जगह पर लिख दें मोर, केवल मोर, क्या बनेगा, दिस इज मोर इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, और यहां लगा देंगे देन एनी अदर। बस इतना सा काम करना है और बनके तैयार हो गया आपका कंपैरेटिव। दिस इज मोर इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज देन एनी अदर। बस इट्स अ कंप्लीट। तो आपने देखा होगा बड़े आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सी को भी सॉल्व कर लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला पोर्शन कर लिया है। लेकिन अब डी में हमको देखना है, डी में पूछा जा रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अगेन यू विल सी, यहाँ एक पूछा जा रहा है केवल, और विकल्प दिए जा रहे हैं दो। बहुत सरल है, दो में से एक को सॉल्व करना।
नंबर कितने दिए जा रहे हैं, 2 नंबर का है। क्या पूछा जा रहा है पहले, करेक्ट, यस। तो करेक्ट करने के लिए तो भैया हमको पूरा सिंटैक्स पता होना चाहिए। तो यू आर सीनियर देन मी, वेरी नाइस। तो यहाँ सीनियर आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव की गलती है, सीनियर के बाद टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कौन सी कंपैरेटिव डिग्री हैं जिनमें हम टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते, राइट। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि देन किसके बाद लगाते हैं और टू किसके बाद लगाते हैं। तो यहाँ तो मैंने बता दिया कि देन को हटा के टू लगा दीजिए, तो आंसर इज करेक्ट। सेकंड वन देखें, उसको भी समझ लेते हैं, पेपर में तो एक ही करना है लेकिन यहाँ हम दोनों को करके समझ लेते हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग, यहाँ गलती क्या है, तो प्यारे बच्चों यहाँ गलती, कैटल्स का प्लूरल नहीं बनेगा, कैटल इटसेल्फ प्लूरल, कैटल में एस न लगाते तभी वो प्लूरल है, तो एस हटा दीजिए और ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने इन चीज़ों को समझ लिया है। अब हम ई को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या पूछा जा रहा है, यूज एनी वन, अगेन वेरी सिंपल, एनी वन यानी हमको कोई एक ही सॉल्व करना है। ऑफ द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, एक सेंटेंस में यूज करना है ताकि हम उसका मीनिंग अच्छे से समझ पाए। एक पेयर का कितने पेयर दिए, 1 2, एक पेयर को सॉल्व करना है। तो पहले हम पेयर नंबर 1 को समझ लेते हैं। इसमें लिखा है मीनिंग मेल, तो आप मेल वर्ड लिखेंगे और उसके सामने लाइन खींच करके हिंदी में लिख देंगे मेल मीन्स होता है डाक, और एक सेंटेंस बना देंगे। डाक क्या होती है, पोस्ट ऑफिस, डाक। तो इसको एक सेंटेंस बना देंगे कि देयर इज गुड फैसिलिटी ऑफ मेल इन माय सिटी, एक सेंटेंस बना देंगे। और दूसरा इसी प्रकार से वर्ड है, उसको भी हम देखेंगे तो एक ही जैसी आवाज आती है, अगर सेम ध्वनि आती है तो उनको क्या कहते हैं, होमोफोन्स, यानी स्पेलिंग मे बी स्पेलिंग इज डिफरेंट बट साउंड एंड मीनिंग, साउंड इज द सेम बट मीनिंग एंड स्पेलिंग इज द डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स। तो होमोफोन्स को भी आपको समझना है। तो मेल मीन्स डाक होती है, एक सेंटेंस बना देंगे। और दूसरा वर्ड है मेल, इसका मतलब भी इसको भी मेल बोलेंगे, स्पेलिंग अलग है, इसका मीनिंग भी अलग होगा। मेल मीन्स पुरुष, तो एक सेंटेंस बना देंगे जिसमें मेल का यूज करते हुए बनाएंगे। अब ये काम तुमको करना है कि एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे जो शब्द हैं, दूसरे पेयर को भी देख लेते हैं। दूसरा पेयर है, एक तो लिखा टीम TEE और एक लिखा TEAM, दोनों को हम बोलते हैं टीम। तो एक टीम तो आप अच्छे से जानते हैं, टीम मीन्स जिसमें प्लेयर्स की जो टीम होती है, तो क्या लिख देंगे, खिलाड़ियों का एक समूह, राइट। तो लिख सकते नाउ डेज देयर इज गुड क्रिकेट टीम इन वर्ल्ड कप, इंडिया हैज गुड क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड कप, इस तरीके से एक सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा टीम, इसका मतलब झुंड या समूह, ग्रुप। क्या लिखेंगे, देयर इज टीम ऑफ, यू कैन से इंसेक्ट्स, है ना। तो टीम मीन्स समूह या झुंड। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने देख लिया कि ये जो वन होमोफोन्स हैं, इन होमोफोन्स में से जो एक पेयर को आपको सॉल्व करना था, आप हिंदी मीनिंग लिखेंगे, फिर इस पर एक सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात हम करें, स्टोरी राइटिंग। देखिए मैंने काफ़ी शॉर्ट किया लेकिन फिर भी हमारा टाइम काफ़ी हो गया, वीडियो लगभग 1 घंटे का हो जाएगा। मैं स्टोरी के बाद ये वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, मैं बताऊंगा और आप इसको अपने साथ साथ समझते जाएंगे। ये उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, एक सेंटेंस है। तो इसको कैसे करेंगे, इन दोज डेज, यस, उन दिनों की, इन दोज डेज, कैसे इसको करते हैं ध्यान से समझ चलिए। फिर सबसे पहले हम देखें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या, स्वामी विवेकानंद, इन दोज स्वामी विवेकानंद। फिर सबसे पीछे आ जाइए, ठहरे हुए थे, स्टेड, स्टेड किसके साथ, एक महिला के साथ, विद ए वुमेन, स्वामी विवेकानंद स्टेड देयर विद ए वुमेन इन अमेरिका, ये लास्ट में लिखेंगे, राइट। फिर जहां पर, तो फिर लिखेंगे जहां की अंग्रेजी, वहां जहां की अंग्रेजी, वेयर ही हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड हिज मील, जहां वो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, वेयर ही हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड हिज मील, बन गया सेंटेंस यहां तक। इसके बाद एक दिन की इंग्लिश वन डे,
वह भोजन करने जा रहे थे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही वॉज गोइंग टू टेक मील। यस, ही वॉज गोइंग टू टेक मील लगा देंगे। कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। जस्ट देन, अब की अंग्रेजी क्या होगी? जस्ट देन सम हंग्री चिल्ड्रन केम देयर, वहां आ गए, केम देयर। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को बांट दी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद। फिर सबसे पीछे जो बांट दी, तो गेव अवे, क्या बांट दी? अपनी सारी रोटियां, ऑल हिज ब्रेड्स, किनको दे दी? टू द चिल्ड्रन। स्वामी विवेकानंद गेव अवे ऑल हिज ब्रेड्स टू द चिल्ड्रन। यह देख महिला ने उनसे पूछा, यह देख, यह देख, तो महिला ने उनसे पूछा। सीइंग दिस द वीमेन आस्क्ड हिम, उनसे पूछा। इन्वर्टेड कोमा लगा के फिर लिखेंगे, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी। तो आपने यानी यू दे दी, तो यू हैड गिवन। चूंकि इन्वर्टेड कोमा में लिखा तो सेंटेंस को उसी तरह बना दे पास्ट में। आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, तो यू गेव अवे, क्या दे दी? यू ऑल द ब्रेड्स, किनको दे दी? बच्चों को, टू द चिल्ड्रन। अब आप क्या खाओगे? अब इससे आगे व्हाट विल यू हैव नाउ, या व्हाट विल यू ईट नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बना लेंगे। फिर उन्होंने मुस्कुरा करके जवाब दिया, तो ही, अब देख उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तो ही आंसर्ड स्माइलिंग, है ना, या स्माइलिंग ही आंसर्ड। ठीक है, स्माइलिंग ही आंसर्ड, इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, तो अब भी इन्वर्टेड कोमा लिखेंगे। रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, तो क्या लिखेंगे? द ब्रेड्स इज अ थिंग ओनली टू सेटिस्फाइड आवर एपेटाइट, या हंगर। एपेटाइट या हंगर लिख देंगे। यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। तो दिस इज नॉट, दिस इज इफ नॉट इन माई स्टमक, दिस इज इन देयर्स। इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। इसकी क्या बनाएंगे? देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। तो द प्लेजर, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आनंद। द प्लेजर इन गिविंग इज फार मोर, बढ़कर में फार मोर देन टेकिंग। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने जो है, इस तरीके से आप एक इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, और इस तरीके से आप पूरे पेपर को यह सॉल्व करना चाहते हैं तो इट विल टेक टाइम। लेकिन आप इसमें किसी भी सेक्शन को अगर मुझसे चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरीके से आज हमने केवल क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद ग्रामर सेक्शन को सॉल्व कंप्लीट कर लिया है। तो किसी और क्वेश्चन या किसी प्रकार की और आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आई होप वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। सो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार का वीडियो पसंद है और क्या आप रिक्वायरमेंट है, क्या मुझसे आप चाहते हैं। तो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।